अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर असद है। आज हमारा पहला लेक्चर है नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के हवाले से। तो सबसे पहले हम उसमें एनाटमी पढ़ेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर असद है, मैंने MBBS किया हुआ है और मैंने MPH किया हुआ है। मुझे जो टास्क असाइन हुआ है वो आप लोगों का नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी से है रिलेटेड। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह से डेवलपमेंट होगी, तभी हम उसके बारे में सारी चीज़ें जान सकेंगे। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट लेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में हम दो चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द किडनी और फिर उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द यूरोजेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किडनी से, फिर इसको हम यूरोजेनिटल सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। मैंने आपको स्लाइड आपको शेयर हो रही होगी, तो मेरा जो टॉपिक है मैं उससे रिलेटेड जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग कंफर्टेबली उसको असेस कर सकें और उसके स्लाइड्स को आप उसके हवाले से स्टडी कर सकें। जो लेक्चर के एंड पे मैं आपको बुक का नेम और बुक की पिक्चर भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग उससे स्टडी कर सकें। तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली, तो मैंने उसमें कोई एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी रिलेटेड बुक है उसमें कोई एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं था, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा मानना ये है कि हम एम्ब्रियोलॉजी को अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हम उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ सकेंगे। जब हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी पता होगी तभी हम उसकी पैथोलॉजी के पे बात कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द नेफ्रोलॉजी। जी, आपकी पहली स्लाइड में भी ये चीज़ें शो हो रही हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट बिगिनस द फॉर्मेशन ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड इन वीक 4। तो हमारे पास 4th वीक में ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होती हैं। उसमें हमारे पास 3 किडनी सिस्टम बनता है। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द किडनी में अगर हम देखें तो आपने अर्ली स्टेजेस पे स्टडी किया होगा कि हमारे पास अर्ली स्टेजेस में जो स्टडी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्टडी में आपने जब BSN किया होगा तो तब आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ द किडनी किस तरह से हमारे पास हो रही होती है। ड्यूरिंग इन द यूट्राइन लाइफ 3 किडनी सिस्टम हमारे पास डेवलप होता है, जिसमें हमारे पास प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज। ये हमारे पास जो है प्रोनेफ्रोज जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट किडनी सिस्टम होता है, विच विल डेवलप इन द 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन इन द सर्वाइकल रीजन फ्रॉम इंटरमीडिएट लेट मेसोटर्म से हमारे पास ये इसका ओरिजिन हो रहा होता है। इट इज़ रूडिमेंट्री सिस्टम एंड विल डीजनरेट वेरी सून। ये हमारे पास जो पहला किडनी का जो सिस्टम बनता है वो हमारे पास सर्वाइकल रीजन में बनता है, जो कि हमारे पास जल्दी ही डीजनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास मीजोनेफ्रोज बनता है, जो कि हमारे पास हम जिसे मीजोनेफ्रिक डक्ट के हवाले से भी जानते हैं। ये हमारे पास इसकी लोकेशन जो होती है ये डेवलप होता है बेसिकली हमारे पास P1 से L2 एरिया पे। यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट लेट मेसोटर्म से बनती है, जिससे हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर्शन ऑफ द प्रिमिटिव किडनी का डेवलप होता है। जो हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर्शन होता है उसे हम मीजोनेफ्रोज में वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग बात कर रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये बार बार हमारे पास इंटरमीडिएट लेट मेसोटर्म के हवाले से क्या बात हो रही है। इसके बारे में आप लोगों ने BSN में स्टडी किया होगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बाद में बताता हूँ। इसको आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, क्विक रिव्यू हम करेंगे, ताकि आप लोगों का हम टॉपिक से हट ना सकें। हमारा जो पोर्शन है, हम मेनली कंसर्न हमारा जो पोर्शन होगा हम उसी पे ही बात करेंगे, इधर उधर हम बात नहीं घुमाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास जो तीसरा सिस्टम, जो 3rd हमने कहा था कि 3 किडनी सिस्टम हमारे पास डेवलप होता है। 4th वीक पे हमारे पास ये सिस्टम चल रहा होता है।
फोर्थ वीक पे हमारे पास फर्स्ट सिस्टम आया प्रोनेफ्रोज, फिर मेसोनेफ्रोज आएगा, फिर मेटानेफ्रोज आएगा। अब हमारे पास जो थर्ड किडनी सिस्टम है वो है मेटानेफ्रोज। ये हमारे पास डेवलप होता है लंबर और सैक्रल रीजन में। ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट प्लेट मेसोडर्म से ही बनता है। अब ये हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रही है ये फिफ्थ वीक ऑफ गेस्टेशन में होती है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तमाम चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। और ये डेवलपमेंट हमारे पास जो होती है यूरिटेरिक बड की होती है, जिसके साथ हमारे पास डेवलप होता है उसके काउडल एंड पे टर्मिनल पोर्शन ऑफ दी मेसोनेफ्रिक डक्ट के। तो ये हमारे पास जब हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होता है वो हमारे पास टर्मिनल पोर्शन पे आती है तो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स बनते हैं। जो मैंने अभी कहा था कि मेसोनेफ्रिक में हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर्शन आ रहा होता था, ठीक है, उसमें हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विस बनते हैं। जब हम एनाटॉमी करेंगे तो तब हम इनको देखेंगे कि माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट्स ये क्या होती हैं, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेंस कैप्सूल जो कि हमारे पास मेटानेफ्रोज में बन रहे हैं, बोमेंस कैप्सूल, मेसोनेफ्रिक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या चीज़ें हैं, ये हम मज़ीद एनाटमी में इनको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो आता है यहाँ बात कहता है कि ये हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनीज act as functional excretory unit as early as week 11। मेटानेफ्रिक डक्ट जो होती है, मेटानेफ्रिक किडनी जो हमारे पास सिस्टम बनता है वो 11th वीक पे बनता है, और मेसोनेफ्रिक जो सिस्टम बनता था ये हमारे पास 5th वीक पे बनता था, और 4th वीक पे हमारे पास प्रोनेफ्रोज था। नेफ्रोजेनेसिस इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल वीक 32। ये हमारे पास 11th वीक से स्टार्ट होने वाली चीज़ आपका 32 वीक तक प्रोलॉन्ग रहती है और डेवलपमेंट इसमें होती रहती है। व्हेन मल्टीपल ब्रांचिंग इवेंट्स जब अक्कर होंगे तो हमारे पास 3 मिलियन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन होती है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के और मेसोनेफ्रिक डक्ट के, यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा इंश्योर करते हैं करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट की। Disruption to these interact signaling pathway, either genetics or environmental, results in the congenital abnormality। अगर हमारे पास इनके सीरीज ऑफ चेंजेस नहीं अक्कर होंगी तो हमारे पास इसमें congenital anomalies आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की अनोमलीज आ सकती हैं, रीनल एजेंसीज हो सकता है, डिस्प्लेजिया हो सकता है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है जी। ये चीज़ें हमारे पास डेवलप होती रहती हैं। मैं साथ में एक और बुक को भी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की आती होती थी, लिपनकॉट वाली, उसको भी मैं साथ साथ स्टडी आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें उससे हमें मिल सकती हैं हम उनसे वो चीज़ें भी देख लें। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक आर्टरीज़, इसमें आर्टीरियल सिस्टम भी तो होना है जो उसको सप्लाई देगा, और हमारे पास इसमें वेनस ड्रेनेज भी होगा जो उसको उससे वो सप्लाई करवाएगा। अब तक जो हमने बात की है वो हम लिपनकॉट की बुक के अकॉर्डिंगली सारा इसको कवर कर चुके हैं। अगर आप उस बुक में देखें तो आपके पास यूरेटेरिक बड से हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स ये बन रहे हैं, और मेटानेफ्रिक मेसोडर्म के हवाले से अगर देखें तो रीनल ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बन रही हैं, रीनल बोमेंस कैप्सूल बन रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन रही हैं, प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल बन रही हैं, डिसेंडिंग थिन लिम्ब बन रहा है, असेंडिंग थिन लिम्ब बन रहा है, डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल बन रही है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन रही है,
कनेक्टिंग ट्यूब्यूल भी इसी से हमारे पास बनती है, डेवलप होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, तो ये आपके पास ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी कि हमारे पास ये किस तरह से जनरेट हो रहा है। ये पिक्चर आपको शो करती है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास गट और क्लोएका, जबकि आपके मीज़ोनेफ्रिक प्रोनेफ्रोज अगर आप देखें तो वो हमारे पास सर्वाइकल रीजन में डेवलप होगा। फिर हमारे पास लंबर रीजन में मीज़ोनेफ्रिक होगा T1 और L2 पे। फिर हमारे पास मेटानेफ्रिक की अगर बात करें तो वो हमारे पास लंबर और सैक्रल एरिया पर होगा। और इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूरेटेरिक बड भी पड़ा हुआ है। इस पिक्चर में आपको एक और चीज़ शो हो रही होगी, अगर आप देखें तो यूरेटेरिक बड आपका सैक्रल पोर्शन पे आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास क्लोएका है। इस पिक्चर को जो इसका बी पोर्शन है उसमें उसने क्लियर किया है कि हमारे पास अगर आप देखें तो वो एओर्टा से हमारे पास मेन आर्टरी आ रही है जो इसको सप्लाई करेगी, और वहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें उसने उसमें मेंशन की हुई हैं जो हमारे पास मेटानेफ्रिक की जो ब्लास्टिमा होगा उससे डेवलप होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। कहते हैं जी कि डेवलपमेंट ऑफ द किडनी में हमारे पास कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी। एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। 4th वीक में हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट की जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैस नोन जो बनेगा उसको हम जिससे हम यूरोजेनिटल रिज के हवाले से जानते हैं। The ridge can divide into parts depending on the system it forms. Nephrogenic cord will the urinary tract will form urinary tract, while the gonadal ridge will develop the reproductive system. तो अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो रही है, जिससे हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट बन रहा है और गोनेडल रिज से हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये साथ साथ होती हैं तो हम इनको साथ साथ चला रहे होते हैं। बिगनिंग रोस्ट्रली होती है। रोस्ट्रल एक रोस्ट्रल एंड होता है और दूसरा एंड हमारे पास जो है हम काउडल एंड होता है। ये हमारे पास रोस्ट्रल एंड, अगर आप रोस्ट्रल एंड को आपको BSN में उन्होंने बताया होगा कि रोस्ट्रल क्या चीज़ होती है, काउडल क्या चीज़ होती है। रोस्ट्रल आपको रोस्टर याद होगा, रोस्टर से याद होगा। रोस्टर जो हमारे पास ये कुक होता था, रोस्टर कुक, मुर्ग वाला सर वाला हिस्सा उसका। रोस्ट्रल एंड और काउडल हमारे पास लोअर एंड की बात हम कर रहे हैं। 3 kidney will form over a few weeks within the nephrogenic cord: pronephros, mesonephros, and metanephros. Pronephros development begins in the week 4. However, they will not form functioning kidney in humans, जबकि ये हमारे पास काम नहीं कर रही होती। Pronephric duct develop in the cervical region. Nephrogenic cord before extending and fusing with the cloaca. ये हमारे पास एक्सटेंड होता है लेकिन क्लोएका के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये वही बातें हैं जो हम पहले मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट में बताई। Adjacent to the pronephric duct, the intermediate mesoderm will condense to form non-functional nephron unit. तो ये हमारे पास जो इसका हिस्सा होता है वो हमारे पास इसका नेफ्रॉन का वो पोर्शन बनाता है जो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अभी हमने डिसाइड किया कि हमारे पास काम नहीं कर रहा, इसको हम प्रोनेफ्री भी कहते हैं, जो कि रिग्रेस हो जाता है बाय डे 25। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट आल्सो नोन एज द वुल्फियन डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट को हम वुल्फियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आपको याद होगा कि वुल्फियन डक्ट क्या होता था, मुलेरियन डक्ट क्या होता था। ये वो वाली वुल्फियन डक्ट उनकी बात कर रहे हैं। नाउ बिगिन डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट मोस्ट काउडल रीजन। अब ये हमारे पास नेक्स्ट काउडल रीजन के पास डेवलप होगा। सिमिलरली एडजेस्टेंट इंटरमीडिएट मीजोडर्म कंडेंस टू फॉर्म मीजोनेफ्री। अब हम इसे मीजोनेफ्री के नाम से जानेंगे।
Although approximately 40 pairs of the mesonephri form only those located between the L1 to L3, जो मैंने अभी आपको T1 से स्टार्ट किया था। डिफरेंट बुक्स में ये आपको डिफरेंट लोकेशन में मिलेगा। अगर आप लिपनकॉट की बुक खोलें तो वहाँ पे आपको T1 से L2 तक मिलेगा, लेकिन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है। कंटिन्यू टू द डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म फंक्शनल एक्सक्रीटरी यूनिट ये बनाता है, शुरू करता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 नेफ्रॉन्स form the capable of the excreting small amount of the fluid into the amnion between the 6th and 10th week of the development। जब हम गेस्टेशनल वीक की बेसिकली ये बात कर रहे हैं, जो हमारे पास गेस्टेशनल वीक 6th और 10th वीक होगा, वहाँ पे हमारे पास ये एमनियन फ्लूइड इनटू द एमनियन हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्सक्रीटिंग बनाना शुरू करेगा। सिमिलर टू द प्रोनेफ्रिक डक्ट, the mesonephros and mesonephric duct will later degenerate in female। जैसे ही हमारे पास थोड़ा टाइम गुजरेगा तो प्रोनेफ्रोज की तरह ये भी हमारे पास डीजनरेट हो जाएगा फीमेल में। हाउएवर इन मेल्स दीज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर परसिस्ट, लेकिन मेल्स में ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स परसिस्ट करेंगे एंड डेवलप इनटू द एपिडिडमस। अब यहाँ से हमारे पास यूरोजेनिटल रिज की बात स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास यूरोजेनिटल रिज बनाता था, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के बाद हमारे पास उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो कहता है जी कि उसमें हमारे पास ये एपिडिडमस बनाएगा, वास डेफरस बनाएगा, सेमिनल वेसिकल बनाएगा और इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। द थर्ड एंड फाइनल किडनी जो होती है हमारे पास, वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जो बिगिन होती है डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग द 5th वीक। अब हमारे पास 5th वीक में ये डेवलप होना स्टार्ट हो रही है एंड विल कंटिन्यू टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द परमानेंट किडनी। अब ये परमानेंट किडनी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। कब तक चलेगी ये? 32 वीक्स तक। द मीजोनेफ्रिक डक्ट एक्सटेंड्स टू फ्यूज विद द क्लोएका। मीजोनेफ्रिक जब क्लोएका के साथ फ्यूज होगी, इंक्लूडिंग द सैक्रल इंटरमीडिएट मीजोडर्म टू फॉर्म एन एग्रीगेट नोन एज द मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। जब ये उसके साथ डिजनरेट होगी, क्लोएका के साथ में फ्यूज़ होगी, तो हमारे पास डिजनरेट होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बनती है, वो हमने कहा कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हमारे पास नेक्स्ट बनने वाली मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा बनती है, उसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा बोलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक 5, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा सेक्रीट अ प्रोटीन नोन एज द ग्लियल सेल। ये हमारे पास ग्लियल सेल ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर सेक्रीट करना, प्रोटीन सेक्रीट करना शुरू कर देते, thus including an outgrowth in the mesonephric duct known as the ureteric bud। यहाँ से हमारे पास यूरेटेरिक बड, इसको हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास आउटर ग्रोथ होती है मेसोनेफ्रिक डक्ट की। उस जगह पे अभी जो प्रीवियस पिक्चर थी, अगर आपके पास शो हो रही हो तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यूरोटेरिक बड हमारे पास मेसोनेफ्रिक ब्लास्टिमा, जहाँ पे मेसोनेफ्रिक डक्ट ख़त्म हो रही थी, उसके बाद मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा जहाँ पे बनता है, वहाँ पे हमारे पास यूरोटेरिक बड भी आपको शो हो रहा होगा। जो हमारे पास ग्लियल सेल ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स एक्ट करते हैं, वो लाइगेंड फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर्स RET एंड ऑन इट्स को रिसेप्टर, उनके को रिसेप्टर्स के साथ अल्फा 1 GFR1 alpha 1 which are both strongly expressed in the mesonephric duct, जो हमारे पास उसके साथ strongly express कर रहे होते हैं उसको। During the 6th week of development, the ureteric bud begins a branching। उससे हमारे पास ब्रांच बनेगी, ब्रांचिंग बननी शुरू हो जाएंगी, cascade which will subsequently create collecting tubule and the basic renal architecture। अब हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डेवलप होना शुरू हो रही हैं और बेसिक रीनल आर्किटेक्ट, उसका रीनल सिस्टम का जो आर्किटेक्ट है वह वो उसका बनना शुरू हो जाएगा। द फर्स्ट बाइफर्केशन अकर्स ड्यूरिंग द 6th वीक एंड फॉर्म्स द रीनल पैलेस।
सिक्स्थ वीक में हमारे पास पहली बाइफर्केशन होगी जहाँ पे हमारे पास रीनल पेल्विस एज वेल एज द क्रेनियल एंड काउडल लोब ऑफ द किडनी डेवलप होते हैं। उनको हम इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट फोर बाइफर्केशंस कोलेज टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स। हमारे पास अब यहाँ पे मेजर कैलिक्स बनने शुरू हो जाएंगे। वाइल फॉलोइंग फोर बाइफर्केशन कोलिकेस इन द सेवन्थ वीक फ्रॉम द माइनर कैलिक्स। और सेवन्थ वीक में हमारे पास माइनर कैलिक्स भी डेवलप होना, उनको उसमें मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में हम बाइफर्केशन कर सकेंगे। बाइफर्केशन क्या होता है आप सब लोगों को जैसे कि पता होगा, क्योंकि आप तमाम लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई होंगी, पढ़ी हुई होंगी। जिस चीज़ का मज़ीद भी ना पता चले वो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसमें बात कर लेंगे। ब्रांचिंग गेट्स इंड्यूस्ड बाय GDNF acting on the RET expressing cells in the tips of the ureteric bud। जो हमारे पास वो फैक्टर्स थे उसके साथ RET एक्सप्रेस करेगा उसके टिप ऑफ द यूरेटेरिक बड को, जो इंडिविजुअल ब्रांच एक्वायर करेगा ब्लास्टिमल कैप के हवाले से, विच GDNF गेट्स सेक्रेटेड, जहाँ से GDNF सेक्रीट हो रहा है। दिस केस्केड कंटिन्यूड अनटिल वीक 32, जो मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे पास ये 32 वीक्स तक ये चेंजेस होती रहेंगी। thus producing approximately 1 million to 3 million collecting tubules। अब हमारे पास यहाँ तक ये बनना शुरू हो जाएंगी। फंक्शनल नेफ्रॉन बिगिन कब होगा टू डेवलप when the tip of each collecting tubule induces the plastima cap। जब तमाम collecting tubules की जो टिप होंगी वो हमारे पास plastima cap के साथ इंड्यूस होंगी टू फॉर्म नेफ्रिक वेजिकल, वहाँ पे हमारे पास नेफ्रिक वेजिकल बना लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? जहाँ पे कोई इशू आए आप लोग मुझसे वहीं पे भी पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा हो तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। These will then develop into the nephric tubules consisting of an S-shaped Bowman's capsule। अब ये जो वेजिकल्स बनेंगे उससे हमारे पास डेवलप होंगी, तो उससे हमारे पास नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो एस शेप बोमेंस कैप्सूल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले एस शेप में बनना शुरू हो जाएगा। आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आप नेफ्रॉन को देखें तो हमारे पास एस शेप आ रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस begins when podocytes precursor lining the S shape body secrete VEGF2, thus attracting endothelial cells and generating a primitive vascular tuft। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलस बन रहा है वो पोडोसाइट्स के प्रिकर्सर से बन रहा है। लाइनिंग कहाँ पर आ रही है इसकी एस शेप में, जो कि सेक्रीट कहाँ पे हो रहा था, जो सेक्रीट कर रहा था VEGF2 अट्रैक्ट करता है एंडोथीलियल सेल्स को और प्रिमिटिव वैस्कुलर टफ्ट बना देता है। तो इसलिए आपको इस शक्ल में अगर ये हम पिक्चर देखें जो पीछे हमने अभी देखी थी तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा सॉरी, पिक्चर बी में देखें, यहाँ पे आपके पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर, जहाँ से आगे बोमेंस कैप्सूल स्टार्ट होगा। अब ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आप ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो देख रहे हैं वो उसकी बात हम कर रहे हैं। This activity will form the afferent and efferent arterioles। afferent and efferent का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, afferent लेकर आने वाली और efferent लेकर जाने वाली arterioles of the glomerulus। afferent जो ब्लड हमारे पास आ रहा है, न्यूट्रिशन ला रहा है और बाकी की सारी चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे हमने फ़िल्टर करनी है वो लेकर आने वाला afferent, और वहाँ से जो सब हमने उसमें से
जो हमारे पास फ़िल्टर होगा उसके बाद लेके जाने वाला जो है वो इफरेंट आर्टेरियोल्स होगा। अभी हम इसकी फिजियोलॉजी की तरफ नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम फिर बाद में बात करेंगे कि आफ्रेंट बड़ा है और इफरेंट छोटा है, तो वो क्या है, वो कैसे हमारे पास मूवमेंट हो रही है, वो उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट बिटवीन द पोडोसाइट्स प्रिकर्सर्स एंडोथेलियल सेल्स स्टिमुलेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोडोसाइट्स विद द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एट द बाउंड्री बिटवीन द टू। वहाँ पे हमारे पास दोनों की बाउंड्री डिफरेंट डेवलप होगी, हमें पता चलेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगी कि हमारे पास किस तरह से आफरेंट और कहाँ पे ईफरेंट हो रही है। द डिस्टल एंड ऑफ द नेफ्रिक ट्यूब्यूल, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्यूजेज विद द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट पे हमारे पास फ्यूज़ हो जाएंगी और वहाँ पे यूरिनरी फोरस ट्यूब्यूल बना। During early development, kidney lie close together in the sacral region of the embryo. Early life में हमारे पास ये अब sacral region पे develop हो रही है. However, as the abdomen enlarges, the kidneys are drawn apart and ascends to their final position in the lumbar region between week 6 to 9. ये हमारे पास वीक 6 to 9 जब हमारे पास, अब हम गैस्टेशनल पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारे पास वीक 6 to 9 कंसिडर करेंगे तो तब हमारे पास ये असेंड हो जाएंगी और अपनी ओरिजिनल लोकेशन, जो इनकी लोकेशन हम लोग एनाटमी में पढ़ते हैं, वहाँ पे लंबर रीजन में आ जाएगी। द किडनी रिसीव्स वैस्कुलर सप्लाई फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द डोर्सल aorta called renal arteries. During their ascent, caudal branches degenerate and the kidney receive their blood from successively higher branches. आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। किडनी में हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा से हमारे पास ब्रांचेस आ रही थी वो रीनल आर्टरी के पास लाएगा और वहाँ से हमारे पास ये असेंट होंगी और काउडल ब्रांचेस जो होंगी वो डिजनरेट होंगी, वहाँ पे हमारे पास किडनी रिसीव करेगी उसका ब्लड और सक्सेसिवली हायर ब्रांचेस में लेकर जाएगी। उसके बाद किडनी की हमने डेवलपमेंट करवा ली, अब हम बात करते हैं ब्लैडर और यूरेटर की। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैडर बिगिंस ड्यूरिंग वीक 4। ये हमारे पास 4th वीक में ये भी डेवलप हो रहा है। when the urogenital septum divides the cloaca into two parts. बेसिकली अब हम टूवर्ड्स द यूरोजेनिटल रिज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमारे पास बाकी रिमेनिंग एरिया स्टार्ट होगा, उसकी हम बात करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो एरिया उसको कवर कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम उसमें यूरोजेनिटल रिज के साथ उसको मूव करवाएंगे तो हमारे पास हमें उससे कंफर्मेशन होगी। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही बात करते जाएंगे तो आप उसको प्रॉपरली कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें हमारे पास ब्लैडर की डेवलपमेंट भी वीक 4 पे स्टार्ट हो रही है और यूरेटर्स की डेवलपमेंट भी वीक 4 पे स्टार्ट हो रही है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक आज समझ आ गई होगी। अगर इसमें मज़ीद कोई चीज़ रहती है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम आज इसको यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। ब्लैडर और यूरेटर की डेवलपमेंट से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे फर्दर कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे तो वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस। दूसरा जो है, आप लोगों के पास मेरा नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में, तो आप इसमें ग्रुप में भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई और चीज़ हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो जो हमारे पास डिफरेंट मिथ्स चल रही होती हैं उसके हवाले से भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ।
ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोग कोई और वे ऑफ मेथड टीचिंग का जिस हवाले से बात करना चाहेंगे हम उससे कर लेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें पहले इसको इस हवाले से ही मूव करना चाहिए, ताकि हम एम्ब्रियो को मूव ख़त्म करने के बाद आगे उसको फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रियल लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।